वहीं महाराष्ट्र में बारामती उपचुनाव के लिए आज सुबह से मतदान जारी है। इस सीट पर दिवंगत दिग्गज नेता अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार चुनावी मैदान में हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आज का दिन काफी मायनों में अहम है। पश्चिम बंगाल जिसकी पहले चरण के विधानसभा चुनाव 152 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। तमिलनाडु की बात करें तो सभी सीटों पर एक साथ वोट कास्ट किए जा रहे हैं। 234 विधानसभा की सीटें यहां पर हैं और महाराष्ट्र के बारामती में उपचुनाव हो रहा है। सुनेत्रा पवार यहां पर मुख्य रूप से हैं। तो किस तरह के समीकरण बन रहे हैं चुनाव को लेकर, और पश्चिम बंगाल की हम बात करें तो कितना अहम चुनाव यह साबित होगा पहले चरण का, जब 3.5 करोड़ मतदाता जो कि अपने घरों से आज निकलेंगे वोट कास्ट करने के लिए। और एशियन न्यूज भी सभी मतदाताओं से अपील करता है कि पहले चरण में यदि आपका विधानसभा क्षेत्र भी शामिल है तो घर से आप निकलें और जरूर वोट कास्ट करें। और इस समय हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से रायपुर उत्तर विधानसभा सीट से विधायक पुरंदर मिश्रा भी लाइव जुड़ चुके हैं। विधायक जी, बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज पर। पुरंदर मिश्रा जी, पश्चिम बंगाल के पहले चरण के सीटों के लिए मतदान शुरू हो चुका है। 152 सीटें हैं, 1478 उम्मीदवार मैदान में हैं। आपकी पार्टी के भी लगातार दिग्गज नेता हम देख रहे थे छत्तीसगढ़ से वहां पर मोर्चा संभाले हुए थे। देखिए, आज का जो चुनाव होगा जी, उसमें निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। इसलिए तृणमूल कांग्रेस के लोग घबराए हुए हैं, दहशत में है जी कि जो हम नहीं दे पाए जनता दनादन को सुख सुविधा, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार हर जगह दे रही है जी। और इसलिए हम सनातन को बचाने का जो हम काम कर रहे हैं, लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं, हमारा सर्वोपरि है जी। पहले देश, फिर पार्टी, फिर हम खुद। इस नीति पे हम काम करते हैं। इसलिए जनता दरबार के हित में जो भी अच्छा काम अन्य प्रदेशों में हुआ है वो सब होगा। इसलिए बंगाल के मतदाता भाई आकर्षित हैं कि हम भी भारतीय जनता पार्टी के अंग बने। इसी तौर पे सभी लोग वोटिंग कर रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में, असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और हम निश्चित तौर पे हमारा ध्वज हम फहराएंगे। बिल्कुल पुरंदर मिश्रा जी, आप कह रहे हैं कि वहां के जो मतदाता हैं वो आकर्षित है। लगातार हमने देखा छत्तीसगढ़ से दिग्गजों की फौज वहां पर उतार दी गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तो वहां पर थे ही, लेकिन प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी मोर्चा संभाला हुआ था। लगातार हम देख रहे थे कि मतदाताओं से वो मिले और जो छत्तीसगढ़ राज्य से भी बंगाल में जाकर रह रहे हैं उनसे भी मुलाकात की। जब बीजेपी वहां पर जी, जब बीजेपी वहां पर मैदान में उतरी तब आप लोगों ने क्या देखा? क्या ऐसे मुख्य मुद्दे इस बार के चुनाव में है जिन्हें भुनाने की पूरी कोशिश आपकी पार्टी करेगी? देखिए, हमारा तो जनता दनादन का सेवा मुख्य रूप से, चाहे हमारे बड़े नेता हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे हमारे गृह मंत्री जी हो जी। उस तरह से देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ में हमने नक्सल मुक्त किया। पहले भी तो हो सकता था, परंतु हमारे प्रधानमंत्री जी के और गृह मंत्री जी के निर्णायक नीति ने वहां पर नक्सल मुक्त किया। और आज बस्तर में हम आराम से घूम फिर रहे हैं। पहले डर में नहीं जाते थे नक्सलाइट है बोल करके जी। ठीक उसी प्रकार से जो भी काम को जनता हित में हम लेते हैं, हमारे नेता कर रहते हैं, हमारे कार्यकर्ता जी जान लगा के उस काम को करते हैं। छत्तीसगढ़ से बहुत सारे हमारे मंत्री लोग हैं, हमारे विधायक हैं, हमारे कार्यकर्ता के हैं। और छत्तीसगढ़ का ऐसा स्वभाव है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, जहां जाते हैं सब ठीक करके आते हैं। लेकिन बंगाल में कितना कुछ ठीक करेगी बीजेपी, फिलहाल ये देखने वाली बात होगी। वो भी तब पूरा ठीक करेगी, सरकार आएगी हमारी जी, सरकार आएगी हमारी जी। हम वहां पर अपना ध्वज फहराएंगे जी। बिल्कुल, तो पूरी तरह से आप आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। एक अहम सवाल ये भी है पुरंदर मिश्रा जी, जिस तरह से ममता बनर्जी जो कि लगातार मुख्यमंत्री पद पर काबिज हैं पिछले 14 सालों से, और हर बार विधानसभा चुनाव में देखा जाता है कि भारतीय जनता के पार्टी के साथ टीएमसी की कड़ी टक्कर होती है। लेकिन इस बार के चुनाव में आप क्या देखते हैं, क्या बदला है भारतीय जनता पार्टी के लिए बंगाल में, जो कि पिछले चुनावों के इतर कुछ अलग साबित होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 14 सालों से वनवास में है जी। उनका वनवास पूरा होगा और राम राज्य की स्थापना इस समय पश्चिम बंगाल में होगा, ये मुझे विश्वास है जी। लेकिन ममता बनर्जी तो कहती है कि भाई बाहरियों को हमको चुनना नहीं है, जो स्थानीय है उसका ही सपोर्ट करना है। तो क्या बाहरी का टैग देने की कोशिश टीएमसी कर रही है, आप मानते हैं? और इसका पलटवार कैसे होगा फिर तृणमूल कांग्रेस पर? देखिए,
ममता बनर्जी जो मुंह में निकलता है वो बोलती हैं जी, वो लोगों को बेवकूफ बनाती है। खुद स्लीपर पहन के, बाकी चीज सबको दुनिया को सब पता है, परंतु जो पश्चिम बंगाल में आतंक इनका चल रहा है, जो व्यभिचार चल रहा है, जो अनाचार चल रहा है जी, उसमें लगाम देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति जरूर है। और मुझे विश्वास है 14 साल वो रह चुकी हैं, 14 साल हमारा वनवास खत्म हो गया और हम निश्चित सरकार में आएंगे। बिल्कुल, आज तो खैर पहले चरण की वोटिंग है जिसमें 152 सीटों पर वोट कास्ट किए जा रहे हैं और सुबह से अभी तक के प्रतिशत की बात करें तो बताया जा रहा है पुरंदर मिश्रा जी लगभग 19% अभी तक मतदान हो चुका है, जबकि 3 घंटे बीते हैं अभी। क्या उम्मीद करते हैं, क्या और बंगाल के मतदाता आपके आह्वान पर निकलेंगे घर से? 80% से ऊपर का वोटिंग होगा जी, 80% से ऊपर का वोटिंग होगा। ये बदलाव का वोटिंग है, ये बदलाव का बयान है। लोग चाहते हैं, वहां पर इतना डर है, इतना भय है, इतना आतंक है, लोग त्रस्त हो गए हैं। उससे मुक्ति पाने के लिए, ममता दीदी से मुक्ति पाने के लिए, तृणमूल कांग्रेस से मुक्ति पाने के लिए ये सब हो रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं जी, जहां पर कांग्रेस का नाम जुड़ा है जी, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो, हम तो चाहते हैं भारत से इनका सफाई हो जाए, इनका खत्म हो जाए, मुक्त। हम तो चाहते हैं भारत जी, भारत बने। बिल्कुल, तो पुरंदर मिश्रा जी जो कि कह रहे हैं कि इस बार बम्पर वोटिंग होगी और कहीं ना कहीं ये जो वोटिंग है वो बीजेपी के फेवर में जाएगी और वहां पर बीजेपी अपना ध्वज फहराएगी। बहुत बहुत धन्यवाद पुरंदर मिश्रा जी, आपका एशियन न्यूज पर जुड़कर अपनी बात इस पूरे विषय पर, चुनाव पर रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है छत्तीसगढ़ में भी कि बंगाल में इस बार बम्पर वोटिंग होगी और ये जो वोटिंग है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में जाएगी। ये पुरंदर मिश्रा जो रायपुर उत्तर विधानसभा सीट से विधायक है उनका साफ तौर पर कहना है, जो कि इस पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ लाइव जुड़े थे। बहरहाल चुनाव की बात करें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए लगातार वोट कास्ट किए जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, मतदाता अपने घरों से निकल रहे हैं और हम आपसे भी निवेदन करेंगे कि आप भी अपने घर से जरूर निकले। अगर आपकी विधानसभा सीट के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं तो और जरूर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो बता दें 152 सीटों पर 1478 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 3.60 करोड़ वोटर्स करेंगे और ममता सरकार के मंत्रियों के साथ साथ बीजेपी कांग्रेस के दिग्गजों की प्रतिष्ठा भी आज दांव पर है, क्योंकि बहुत सारी हॉट सीट्स ऐसी है जो कि इस पहले चरण के अंतर्गत ही आती है और इस पर आज वोट कास्ट किए जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे समीकरण को हम और बारीकी से समझेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता अली दारूवाला जी जुड़े। अली जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम एशियन न्यूज पर। वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी जी भी इस पैनल का अहम हिस्सा है। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अली दारूवाला जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी। सुबह 7 बजे से पश्चिम बंगाल में वोटिंग शुरू हो चुकी है, क्या मानकर चल रही बीजेपी? पहला चरण कितना ज्यादा निर्णायक साबित होगा आपके लिए? जी, से जैसा आपने कहा, मैं आपके साथ सहमत हूं। क्या मतदाता घरों से निकलना जरूरी है, उन्होंने निकल के वोट को एक्सरसाइज करना है, भले वो कोई भी पार्टी को वोट दो। कल के ये कह नहीं सकते क्या 30, 35, 40% के अंदर ये निर्णय होने जा रहा है। ये गलत ट्रेंड है। देखो, पार्टी ये जो है सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि है, मगर जो हमारा एक्सरसाइज है, ये सारी जो मुहावरे होते हैं ना, ये इसका कोई सब्जेक्ट नहीं बनता जब तक आप जाके वोट नहीं करते। आप जो कह रहे थे 19%, ये कोई उत्साह देने वाला फिगर नहीं है। मुझे चाहिए कि 60-65% लोग, 65% वोटिंग होना चाहिए, जब जाके एक निर्णायक, एक सब्स्टिट्यूट जो गवर्नमेंट जो हम देने जा रहे हैं उसका जो है एक कंसोलिडेट वोट हो और फिर लोगों का रुझान किधर है, वेस्ट बंगाल की मांग क्या है, वेस्ट बंगाल कौन सी दिशा से जाना चाहता, ये रोड मैप क्लियर होता है। एनीवे, आज जो है वो तो इलेक्शन का दिन है, कैंपेनिंग खत्म हो चुका है और कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो हम नतमस्तक होकर मतदाताओं के सामने जाके जो हमारी काम है, जो हमारी उपलब्धियां है और जो हमारे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी की जो एक लहर है, अगर बीजेपी इसको कैच करता है और लोग जो इनकी सच्ची ईमानदारी से जो काम करने का एक भावना को अगर लोग समझते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। बहरहाल, व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट टुडे इज द ट्रेंड। जो वेस्ट बंगाल के अंदर जो 10% गवर्नमेंट जाना जाता था, देखो सबसे पहले हर एक आदमी जो पॉलिटिशियन होता है वो कहां ना कहां तो काम करता है, जॉब करता है, बिजनेस करता है,
जो बिजनेस कम्युनिटी से एक जो फील आता था, क्या यहाँ पे 10% उनके जो पार्टी के गुंडे हैं वो आते, हर चीज में इतना मांगते, उधारी का पैसा नहीं देते, जैसे हम टीवी के ऊपर पिक्चर के ऊपर देखते, वो हकीकत में वेस्ट बंगाल में होता है। और इसको अगर आप देखेंगे, इसको अगर यहाँ की जो पुलिस फोर्स है, जो बीएसएफ है और जो हमारी वहां की जो सिक्योरिटी फोर्सेस को अगर कर्टेल कर सके और एक जनमानस को एक फ्री हैंड दे के आप जाओ, आप बेझिझक वोट करो और जिसको आप देना चाहते दो, तो फिर मुझे लगता है निर्णय आने वाले दिनों में आप कुछ अलग लहर देखेंगे। और जो विकास का जो एक बैंक वैगन, जो एक ट्रेन विकास की चली है इंडिया की, और वेस्ट बंगाल उसको ज्वाइन करेगा, क्योंकि जहां पे महाराष्ट्र के अंदर जैसी सरकार है, जैसा अन्य राज्यों में, उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वह सेफ्टी और सिक्योरिटी प्राधान्य है, वो देने का काम यहाँ पे माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है। और अमित शाह जी जो हिसाब से जो काम कर रहे, वो लोगों के अंदर एक विश्वास, इतने दिनों के अंदर लोगों का विश्वास सरकार के ऊपर, और ये गुंडा राज को लेकर, ये जो बोलते हैं बिचौलिया एजेंट्स को लेकर, गवर्नमेंट में हर चीज के अंदर रिश्वत को लेकर, इसको लेकर लोग इतने त्रस्त हो चुके हैं, ये लोग इसका एक विकल्प चाहते हैं। और सच्ची ईमानदारी पार्टी विकल्प करके भारतीय जनता पार्टी उभर रही है। और वेस्ट बंगाल के अंदर जैसे हमारे आदरणीय सांसद कह चुके, क्या भारतीय जनता पार्टी इज द विकल्प टू नॉन करप्ट गवर्नमेंट। ठीक है संदीप चौधरी जी, जिस तरह से अली दारूवाला जी कह रहे हैं कि एक मजबूत विकल्प वहां के लोगों को चाहिए और भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कोई विकल्प नहीं है, लेकिन माना क्या जाए संदीप चौधरी जी, आरोप प्रत्यारोप तो राजनीतिक पार्टियों की अपनी तरफ चलते ही हैं, लेकिन ये जो पहला चरण है ये कितना ज्यादा अहम होगा बंगाल के चुनाव के नतीजों में, खासकर तब जब यहां से दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। और मुख्य रूप से मुद्दों की अगर हम बात करें तो आप क्या देखते हैं, क्या मुद्दे वही हैं जो हमें चुनावी रैलियों में, भाषणों में देखने को मिले, या फिर मतदाताओं की खामोशी में भी कुछ बड़े मुद्दे छिपे हुए दिखते हैं आपको? देखिए, अगर मैं अली दारूवाला जी की बात पे जाऊं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनको लगता है कि टीएमसी का जो विकल्प है वो बीजेपी हो सकती है। ओवैसी साहब को लगता है कि टीएमसी का विकल्प एआईएमआईएम हो सकती है। कांग्रेस को लगता है टीएमसी का विकल्प कांग्रेस हो सकती है। वाम दलों को लगता है कि टीएमसी का विकल्प वाम दल हो सकते हैं। ये एक राजनीतिक पहलू है, अपना अपना एंगल है। बहुत अच्छी बात है अली दारूवाला जी ने कही, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा वहां की जनता क्या चाहती है। वहां की जनता, जैसे केंद्र में 3 बार मोदी जी को हिंदुस्तान की ही जनता ने बनाया है, उसमें सभी जाति और धर्म के लोगों ने उनका साथ दिया, तब जाकर के वो प्रधानमंत्री बने। इसी तरीके से सभी जाति और धर्म के लोगों ने 3 बार मुख्यमंत्री ममता जी को बनाया है बंगाल के अंदर, टीएमसी के नेता हैं। और एक ये भी बात है, सभी राजनीतिक दल महिलाओं को सशक्त करने की बात करते हैं। और मुझे ये लगता है कि हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान की राजनीति में आज की तारीख में केवल और केवल एक ही सशक्त महिला है जिसने अपना एक राजनीतिक दल बनाया है, और अपने राजनीतिक दल को बनाने के बाद उसको मुख्यमंत्री की जीत में अहम भूमिका। ये चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि इस बार जहां ममता जी अपना चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, और लगातार उन्होंने अच्छा काम करके बंगाल के अंदर दिखाया। अच्छा मैं इसलिए कह रहा के अंदर एक बार भी वो स्थिति नहीं आई कि कोई वहां पर ललित मोदी पैदा हुआ हो, कोई मेहुल चोकसी वहां पर पैदा हुआ हो, कोई विजय माल्या वहां पर पैदा हुआ हो, या वहां पर कोई अशोक खरात पैदा हुआ हो, या वहां पर कोई कुलदीप। कुल मिलाकर के राजनीति में आरोप प्रत्यारोप जरूर लगते हैं, और एक ऐसी महिला कोई भी दल पैदा नहीं कर पाया जो अपने दम पर मुख्यमंत्री बन सके, अपने दम पर सरकार बना सके। लेकिन ये बात भी हम इनकार नहीं कर सकते अमित जी कि बीजेपी भी लगातार बंगाल के अंदर मजबूत हुई है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि बीजेपी और टीएमसी, ममता जी और मोदी जी के बीच में जबरदस्त टक्कर है। जहां बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है, वहीं ममता बनर्जी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। थोड़ा जो मुझे फर्क दिखाई देता है वो ये है कि ममता बनर्जी की जो फौज है, जो सेना है, जो नेता है उनके पास,
वो बंगाली बोलने में, बंगाली भाषा के एक्सपर्ट हैं, वो ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। चाहे योगी जी की बात कर लीजिए, अमित शाह जी की बात कर लीजिए, मोदी जी की बात कर लीजिए, मनोज तिवारी की बात कर लीजिए, अनुराग ठाकुर की बात कर लीजिए। जो बीजेपी के लोग हैं या बीजेपी के नेता है या बीजेपी की जो सेना है, वो सभी हिंदी भाषी हैं और वो इतने इफेक्टिव, वो उत्तर भारत में तो काफी इफेक्टिव हो जाते हैं, लेकिन वो बंगाल में जाकर के जिस तरीके के मिसाइल, जिस तरीके के बम उन्हें बरसाने के लिए जाना जाता है, वो वहां पर चल नहीं पाते हैं। तो देखते हैं इसका इफेक्ट कितना पड़ता है। वो छोटा सा 4 मई को हमारे और आपके सामने रिजल्ट आने वाला है। अब आखिरी दौर में है चीजें, तो देखते हैं किसके पत्ते खुलते हैं और किसकी सरकार बनती है। बिल्कुल, फिलहाल 4 मई में तो थोड़ा वक्त है, इसके बाद अगले चरण का चुनाव भी होगा। लेकिन हमारे साथ इस समय टीएमसी समर्थक पंकज यादव जी भी जुड़े हैं, जिनसे हम जरूर ये पूछना चाहेंगे। पंकज यादव जी, क्या मानते हैं? बीजेपी कह रही है कि अब बंगाल के जो वोटर्स हैं उनके सामने एक मजबूत विकल्प खड़ा है जो कि टीएमसी को टक्कर दे रहा है। क्या वाकई मानते हैं टक्कर जो है मजबूती की है? और क्या देखते हैं ये 152 सीटें आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है? थोड़ा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, मैं हेडफोन। जी पंकज जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे अब? जी पंकज यादव जी, अली दारूवाला जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि एक मजबूत विकल्प टीएमसी का भारतीय जनता पार्टी बंगाल के लोगों के लिए हो सकती है। क्या मानती है टीएमसी की वाकई मजबूती से बीजेपी आपके सामने है, चुनौती की टक्कर है? बिल्कुल, हम लोग को लोकल माहौल देख करके कोई चुनौती नहीं लगता है। यह सब सिर्फ बीजेपी का एक प्रोपेगेंडा है, जुमला है, हवाबाजी है जी। ऐसा कुछ नहीं है। ममता दीदी की सरकार में हम लोग जो हिंदी भाषा भाषी लोग हैं बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर रह रहे हैं, कोई असुविधा की बात नहीं है। औरतों लोग को यहाँ पर लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री बहुत अच्छे तरीके से मिल रहा है। कुछ दिन पहले, 1 महीना पहले से लोगों को दूसरा किस्त युवा साथी 1500 रुपया प्रति व्यक्ति महीना दिया जा रहा है। जहां तक रही यूपी बिहार, जो हमारे बीजेपी प्रवक्ता अभी बता रहे थे, जो थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आया, यूपी बिहार में आज बीजेपी के इतने वर्षों से सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, फिर भी मैं लगभग हमारे जो हम अपने एरिया में रहते हैं ज्यादातर लोग यूपी बिहार के ही हैं। वहां पर रोजगार की कमी के कारण हम लोग प्रवासी मजदूर आकर के बंगाल में काम करते हैं। ऐसा कोई काम नहीं है, सिर्फ जुमलाबाजी है बीजेपी के अंदर। अच्छा। और कोई तरक्की नहीं है, ना यूपी में ना बिहार में कोई तरक्की नहीं है। देखिए, सिर्फ जुमलाबाजी में अभी जो हाल ही में जो बिहार में इलेक्शन हुआ था जी, सिर्फ हर जिला में फैक्ट्री खोलने की बात कही गई थी, लेकिन ऐसा कभी भी संभव नहीं हो पाएगा, ना उनसे हो पाएगा। 10-10 हजार रुपया बांट करके लोगों को वोट ले लिए हैं और फिर बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं जी। हम लोगों को पता है कि अगर बीजेपी विकल्प के रूप में अगर लोग चुनते हैं, हम लोग प्रवासी मजदूर आकर के हमारे एरिया में जो बिहारी भाषी हिंदी भाषी लोग हैं जी, ना घर है ना जमीन है। ये सरकारी जमीन ईसीएल का, हम लोग ईसीएल बेल्ट, रानीगंज बेल्ट में रहते हैं जी, निवास करते हैं। हमारे पूर्वज बाप दादा से हम लोग यहाँ रहते आए हैं जी, यहाँ पर हम लोग रहते आए हैं पूर्वजों से। और इतना गारंटी है, जिस तरह से 10,000 का जुमला देकर के बिहार वासियों में बिहारियों के घर को उजाड़ा गया, उसी तरह से अगर बीजेपी सत्ता में यहाँ आती है तो तितर बितर एकदम होना तय है। अली दारूवाला जी, बड़ा स्टेटमेंट है टीएमसी की तरफ से कि आप सिर्फ यहाँ जुमलेबाजी कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और अगर सत्ता में आ गए तो वहां पर जो बिहारी हैं, यूपी के लोग हैं, उनका रहना मुश्किल कर देंगे जी। जो हमारे टीएमसी के समर्थक है, उनको मैं ये बात एक प्रयास करता हूं समझाने का। क्या ये जो कह रहे थे कि 30-35 इयर्स उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की कोई भी शासन चला रहे हैं, ये कहते हैं, यूपी बिहार के बहुत सारे लोग हैं जो बरसों से घर मजरुआ जमीन पर रहते हैं। ठीक है पंकज जी, फिर आपका रुख करूंगा। अली जी से जवाब ले लेते हैं पहले, इसी पर आप ही की बात पर जवाब ले रहा हूँ। शांति से आदर से सुना पंकज जी। अली जी, आपकी बात किसी के बीच में बात नहीं करता, तो मेरी बात जनमानस तक जाने दीजिए। मैंने ये कहा कि मैं प्रयास करता हूँ कि मैं आपको ये समझा सकूं कि 30-35 इयर्स जो है ये उत्तर प्रदेश के अंदर ये समाजवादी सरकार, कांग्रेस सरकार, ये लोग ने राज किया। ऐसा तो नहीं है कल जब बीजेपी योगी
जी की जब सरकार आई, जब इनको प्रवास और पलायन करना पड़ा, ये उत्तर प्रदेश और बिहार कल छोड़ के आए हैं। 30-35 ईयर्स ये वापस सेटल थे, सुख में थे और अच्छा इनका कारोबार चल रहा था, और बीजेपी आने के बाद उद्ध्वस्त हुआ। नहीं, मैं ये बात को मानता हूं, क्या इनको जॉब चाहिए, रोजगार चाहिए, हाथ को काम चाहिए, बहनों को सुरक्षा चाहिए, मैं मानता हूं। और योगी जी उस तरह से, उस तरीके से हम काम कर रहे, 30 साल 40 साल का जो सुशासन था उसको काम करके उसको ट्रैक पे लाने का काम योगी जी ने शुरू किया है। तो बेशक 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 क्या आज हमारी योगी जी की सरकार आई और कल इनको जॉब मिलेगा, ये मैजिक, ये कोई छातों की छड़ी नहीं है जी। मगर हमारा सच्चा प्रयास चला है। सब में पहले हमने वहां पे क्राइम को कंट्रोल करने का प्रयास किया और उसमें हम बहुत हद तक के हम कामयाब रह चुके हैं जी। ये रहा यूपी और बिहार का मामला। और ऐसा तो नहीं कि यूपी बिहार में जॉब्स थे, इंडस्ट्रीज थे जो बंद पड़ गए हैं, ऐसा तो नहीं है ना। जो काम ये लोग ने 40 साल 50 साल 60 साल नहीं किया, वो योगी जी से वो काम 6 साल में करने की ये लोग की एक सपना है, जो मैं मानता हूं, आदर करता हूं, क्योंकि यही प्रॉब्लम है क्या योगी जी से, मोदी जी से और अमित शाह जी से लोगों की आस बहुत ज्यादा है। ये चाहते हैं कि ये सरकार में आ जाए और कल से विकल्प हो, कल से इंडस्ट्री लगे, कल से एयरपोर्ट्स बने। सर, ये चीजों को वक्त लगता है, मगर मैं आपको आश्वस्त करता हूं और आपके माध्यम से ये टीवी चैनल के ऊपर लोगों को ये कहना चाहता हूं कि यस, यूपी जो है ये फास्ट ट्रैक के ऊपर है। यहाँ पे इंडस्ट्रीज, यहाँ पे खुशहाली, यहाँ पे मॉल, यहाँ पे एयरपोर्ट, ट्रेन, रेल नेटवर्क का काम शुरू है। कुछ दिनों में ये ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है और ये जमीनी तौर पे ये सपने नहीं रहने वाले, ये हकीकत में बदलने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैं जो कहता हूं कि टीएमसी के अंदर जो है एक हमने किसी, देखो जब मैं बात करता हूं, मैं किसी, सबका आदर करता हूं, किसी को ट्रोल नहीं करता, किसी को खराब नहीं कहता। ममता बनर्जी एक महिला है, बहुत ही टॉल लीडर है, 14 साल से उन्होंने काम किया, मगर वो विकल्प कम्युनिस्ट पार्टी का, सीपीआईएम का, माओवादी का विकल्प करके जब उनके पास कोई चारा नहीं था, जब 14 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं थी, तो लोगों को ममता बनर्जी दीदी को विकल्प में लाके उनको इलेक्ट कराना ही उनके पास ऑप्शन था। मगर आज जो ऑप्शन है वो भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पे नरेंद्र मोदी है, और नरेंद्र मोदी जी जो है वो, चलिए, तो बीजेपी कह रही है कि एक मजबूत विकल्प टीएमसी के सामने यहाँ पर खड़ा हो गया है, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि क्या वाकई एक मजबूत विकल्प बीजेपी यहाँ बन पाती है या नहीं। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इसमें जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए।